हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। इसके पहले हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस के 16 पेजेस कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको ज़रूरी थी देखना, वो हम देख चुके हैं लेबलिंग एंड डिस्प्ले से रिलेटेड। अब हम आगे कवर करने वाले हैं ये रेगुलेशंस, पूरे 42 पेजेस हम कवर कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिटिव्स। जिसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फूड पैकेज में जो हम लेबलिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर फूड एडिटिव है किसी फूड पैकेज में, तो उस केस में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है फूड एडिटिव के बारे में उस फूड के पैकेज में, ये हम देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले फंक्शनल क्लास लिखना जरूरी है फूड एडिटिव की। फंक्शनल क्लास क्या होती है? जैसे कि वो थिकनर है, या फिर इमल्सिफायर है, या फिर उसका काम प्रिजर्वेशन का है तो प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवर एनहेंसर है, फ्लेवरिंग एजेंट है। जो भी उसका फंक्शनल क्लास है, उसका काम है, वो लिखा रहेगा फूड एडिटिव के बारे में। उसके अलावा आईएनएस नंबर रहेगा साइड में, या तो स्पेसिफिक नेम रहेगा, इन दोनों में से एक चीज रहेगी। अब आईएनएस नंबर क्या होता है और ये कैसे प्रेजेंट करना होता है फंक्शनल क्लास, और आईएनएस नंबर किस तरीके से लिखा होता है पैकेज में, हम पैकेज में ही देख लेते हैं, वो इजी पड़ेगा। ठीक है, ये है फूड पैकेज। इसमें लिखा हुआ है, देखो, थिकनर। थिकनर का आईएनएस नंबर साइड में लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट, फिर उसके साइड में आईएनएस नंबर लिखा है। वैसे फूड एसिड, और फिर सीधे आईएनएस नंबर दिया हुआ है। कलर्स, फिर आईएनएस नंबर दिया हुआ है। स्टेबलाइजर, फिर आईएनएस नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो आईएनएस है ये क्या है, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है फूड एडिटिव्स के लिए, ये क्या है? इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम फॉर फूड एडिटिव्स इज अ हार्मोनाइज्ड नेमिंग सिस्टम फॉर फूड एडिटिव्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड वे है। आईएनएस नंबर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम है फूड एडिटिव के लिए, जो हर मतलब पूरी कंट्री में यूज किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल लिखा है ना, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है। अब जैसे क्या हुआ कि इंडिया में फूड एडिटिव अलग नाम से जाने जाते होंगे कुछ, ठीक है, और बाकी कंट्री में अलग नाम से जाने जाते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड नहीं करते। इंडिया से बाहर भी सप्लाई होता है फूड आइटम, और बाहर से भी इंपोर्ट होता है इंडिया में। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। तो अगर दूसरी कंट्री में हम फूड पैकेज भेज रहे हैं, फूड भेज रहे हैं, तो उनको भी तो पता चले कि क्या कौन सा एडिटिव यूज किए हैं। तो आईएनएस नंबर क्या है? एक तरीका है कि सबको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा फूड एडिटिव है। ठीक है, हम आईएनएस नंबर भी देखेंगे कुछ कुछ फूड के, क्योंकि आते हैं, मतलब जैसे कुछ कुछ फूड एडिटिव के आईएनएस नंबर पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो वो हम देख लेंगे। इट प्रोवाइड्स सिंपलर नेम्स फॉर फूड एडिटिव। ठीक है, अब सिंपलर नेम हो गया, मतलब 101, 102, ऐसे, ये कितना सिंपल है। अब स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो लेंदी भी होते हैं, और फिर अलग अलग, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, कई बार थोड़े चेंज भी होते हैं। बीइंग इंक्लूडेड इन आईएनएस डजंट मीन दैट कोडेक्स हैज अप्रूव्ड द एडिटिव्स फॉर यूज इन फूड। ठीक है, एज अगर आईएनएस में इंक्लूड है कोई फूड एडिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि कोडेक्स ने उसको अप्रूव किया है। या चलो आईएनएस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईएनएस नंबर क्या होता है। तो इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम फॉर फूड एडिटिव्स इज इंटेंडेड एज अ हार्मोनाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम फॉर फूड एडिटिव्स एज अल्टरनेटिव टू यूज ऑफ स्पेसिफिक नेम, जो कि लेंदी हो सकते हैं। स्पेसिफिक नेम लेंदी हो सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया में थोड़े अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईएनएस नंबर है वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है फूड एडिटिव को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आप इंटरनेशनली इसको अप्लाई कर सकते हैं आईएनएस नंबर को। ठीक है, इंक्लूजन
in the INS does not imply approval by codex for use as food additives. मतलब देखो, INS की लिस्ट में अगर कोई फूड एडिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोडेक्स ने उसको अप्रूव कर दिया है कि वो फूड एडिटिव के जैसे यूज किया जा सकता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो जैक्फा है, जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, ठीक है, जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स जो है, जैक्फा जो है, उसने वो क्या करती है, इवेलुएट करती है फूड एडिटिव्स को सेफ यूज के लिए। लेकिन कोई INS की लिस्ट में कोई फूड एडिटिव एडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैक्फा ने उसको अप्रूव किया है या फिर उसको इवेलुएट किया है। ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर ये बोला गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आज, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं INS नंबर की। जैसे करक्यूमिन के लिए क्या है, 100 है, ठीक। ये लिस्ट आपको ना मिल जाएगी, फूड एडिटिव्स की लिस्ट, जो फूड एडिटिव्स वाला रेगुलेशन है ना, उसमें भी मिल जाएगी। हालांकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कोडेक्स का है, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये कैरेमल हो गया, कैरेमल के लिए 150A, 150B, 150C, ठीक है, 150 है मेनली, समझ लो, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है उसमें आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड 220, ठीक है। इसका और क्लासेस क्या हो गई, प्रिजर्वेटिव हो गया, फंक्शनल क्लास, ठीक है, प्रिजर्वेटिव हो गया, टेक्नोलॉजिकल पर्पस, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये सब भी साइड में लिखना होता है, ओके। अब सिट्रिक एसिड का आया था पहले, ये क्वेश्चन जो आया था किससे रिलेटेड आया था, तो सिट्रिक एसिड का INS नंबर था, ठीक है, 330 सिट्रिक एसिड का। ये देखो, जो क्वेश्चन था ना वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू INS फॉर फूड एडिटिव्स। INS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नेम। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। INS लिस्ट में इंक्लूड एडिटिव्स दैट हैव नॉट बीन इवेलुएटेड बाय जैक्फा। देखो, अभी मैंने आपको बताई थी कि जैक्फा उसको जरूरी नहीं है कि इवेलुएट करे, ठीक है। INS 330 इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर सिट्रिक एसिड। अभी मैं आपको बता के आई हूँ कि सिट्रिक एसिड का INS नंबर क्या है, ठीक। इट इंक्लूड्स ऑल डायटेक एंड न्यूट्रिटिव एडिटिव्स। तो ये वाला तो फोर्थ वाला गलत हो गया, फूड एडिटिव में डायटिक और न्यूट्रिटिव एडिटिव नहीं आते हैं। फूड एडिटिव का जो लेक्चर है ना मेरा, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा डायटिक और न्यूट्रिटिव एडिटिव्स आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया था, ये टेक्निकल ऑफिसर CBT 2 का पेपर है, ठीक। अब आपको पता चल गया, पहले फंक्शनल क्लास लिखना है, उसके बाद स्पेसिफिक नेम या फिर INS नंबर लिखना है। जैसे कि फर्मिंग एजेंट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो 170 INS नंबर हो गया, और साइड में फर्मिंग एजेंट और फिर ब्रैकेट में 170। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस द कॉमन नेम ऑफ फ्लेवर शैल बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। और इन केस ऑफ नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस और नेचर आइडेंटिकल सब्सटेंसेस द क्लास नेम ऑफ फ्लेवर शैल बी डिक्लेयर्ड। देखो, जब नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस है तो आपको लिखना है नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, और नेचर आइडेंटिकल है तो आपको नेचर आइडेंटिकल लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल फ्लेवरिंग और नेचर आइडेंटिकल में, चलो ये भी देख लेते हैं डिफरेंस। ये देखो, यहाँ पर लिखा है एडेड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस नहीं लिखा है, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। इसका मीनिंग ये है कि केमिकली आइसोलेटेड फ्रॉम एरोमेटिक रॉ मटेरियल और ऑब्टेन्ड सिंथेटिकली, दे आर केमिकली आइडेंटिकल, केमिकली वैसे ही हैं जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट में। जैसे कि समझ लो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ऑरेंज फ्लेवर है, ठीक है,
तो जो ऑरेंज का टेस्ट है ना, वैसा ही सेम ऑरेंज का फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, और नेचर आइडेंटिकल हुआ क्योंकि ऑरेंज ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचर में, उसी के जैसा एक फ्लेवर है ऑरेंज का। लेकिन वो ऑरेंज से ही एक्सट्रैक्टेड है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, उसकी कॉपी है, ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और नेचुरल फ्लेवर और नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस का मतलब होता है जो फिजिकली एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम वेजिटेबल और रॉ मटेरियल, ये सब मतलब बस सीधी सीधी लैंग्वेज में देखो, मेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर लाइज इन देयर सोर्सेस एंड प्रोडक्शन मेथड। Natural flavors are derived from plant or animal sources using physical process, while nature identical flavors are chemically isolated or synthesized to be identical to substance found in natural product. ठीक है, essentially natural flavors come directly from natural sources, while nature identical flavors are created और मिमिक, क्रिएटेड और मिमिक मतलब उसकी कॉपी, मिमिक दोस नेचुरल फ्लेवर्स यूजिंग केमिकल प्रोसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से उसको मिमिक कर लिया गया है। बोथ टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स आर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दोनों ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, और आर सब्जेक्टेड टू रेगुलेशंस एंश्योरिंग देयर सेफ्टी। ठीक, नेक्स्ट डेक्लेरेशन ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। देखो नेम और कंप्लीट एड्रेस किसका देना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो गया, या फिर जो पैकेजिंग यूनिट है, पैक्ड बाय जो भी है, ठीक है, बॉटल्ड बाय, पैक्ड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सब का नेम और कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एड्रेस क्या है। Where an article of food is imported in India, the package of food shall also carry the name and complete address of importer in India। ठीक है, importer का जो complete address है वो दिया रहेगा, और किस कंपनी ने import किया है उसका भी नेम लिखा रहेगा। ठीक है, देखो कोई फूड आर्टिकल है जो मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया से बाहर, ठीक है, और उसको पैक किया गया है इंडिया में, बॉटल्ड इन इंडिया, पैकेज्ड इन इंडिया, ठीक है, उस केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी रहेगी पैकेज में, तो पहले तो कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके अलावा नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, जिसने इंपोर्ट किया है उसका कंप्लीट एड्रेस, और किसने इंपोर्ट किया है उस यूनिट का नाम, ठीक है, ये दिया रहेगा। और फिर प्रेमिसेस ऑफ पैकिंग और बॉटलिंग इन इंडिया, ये भी दिया रहेगा, मतलब जिसने इंपोर्ट किया है फिर जिसने पैक किया है। अब एफएससीआई लोगो और लाइसेंस नंबर जो है ये भी दिया जाना मैंडेटरी है किसी भी पैकेज में, तो इस तरीके से दिया रहेगा लोगो और लाइसेंस नंबर। कॉन्ट्रास्ट कलर टू द बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में जैसे वाइट है और अच्छे से दिख रहा है, ये पूरा जो लोगो है वो अच्छे से दिख रहा है, लाइसेंस नंबर अच्छे से दिख रहा है, ये मेन मोटिव है इसका। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एफएसआई लोगो एंड लाइसेंस नंबर ऑफ ब्रांड ओनर, ठीक है, लाइसेंस नंबर किसका दिया रहेगा, ब्रांड ओनर का दिया रहेगा, उसके अलावा मैन्युफैक्चरर और पैकर का भी दिया रहेगा। अगर ब्रांड ओनर दूसरा है और मैन्युफैक्चरर दूसरा है तो दोनों का दिया रहेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स द इंपोर्टर शैल डिस्प्ले एफएसआई लोगो एंड लाइसेंस नंबर अलॉन्ग विथ नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर। जो इंपोर्टर का नेम एड्रेस तो दिया रहेगा ही पैकेज में, साथ में जो लाइसेंस नंबर है वो भी दिया रहेगा और एफएसआई का लोगो लगा रहेगा, बस इतना। ठीक है, उसके बाद जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको अपने प्रेमिसेस में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना है जहां पर उनकी प्रोसेसिंग हो रही है या स्टोर किया जा रहा है उस प्रेमिसेस में। ठीक है, और फोर्टिफाइड फूड और ऑर्गेनिक फूड में ऑर्गेनिक फूड का लोगो लगेगा और फोर्टिफाइड फूड का लोगो लगेगा। ठीक है, नेट क्वांटिटी और रिटेल सेल प्राइस जो है और कस्टमर केयर डिटेल्स किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के जो रूल्स हैं उसके
हिसाब से नेट क्वांटिटी, रिटेल सेल प्राइस और कंज्यूमर केयर डिटेल दी जाएगी। लॉट कोड बैच आइडेंटिफिकेशन जो है ये भी दिया जाना मैंडेटरी है। डेट मार्किंग के बारे में देखते हैं। देखो डेट मार्किंग का क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग एंड एक्सपायरी और यूज बाय, ये जो है ये मैंडेटरी है दिया जाना, ठीक है। और द मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग, एक्सपायरी, यूज बाय और बेस्ट बिफोर किस तरीके से दिया जाएगा। अगर सेल्फ लाइफ 3 मंथ तक की है, 3 मंथ की सेल्फ लाइफ है, अप टू 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ या 3 मंथ से कम सेल्फ लाइफ है, तो DDMMYY फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दी जाएगी, ठीक है। और मंथ एंड ईयर फॉर द प्रोडक्ट विद अ सेल्फ लाइफ ऑफ मोर देन 3 मंथ, अगर 3 मंथ से ज़्यादा सेल्फ लाइफ है तो जैसे जून 2024, जुलाई 2024, इस तरीके से दिया जा सकता है अगर सेल्फ लाइफ 3 मंथ से ज़्यादा है तो। और 3 मंथ से कम है तो 7 जुलाई 2024, इस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। shall be declared in uncoded numerical sequence except that the month shall be indicated by capital letters, ठीक है। और मंथ को किस तरीके से दिया जाएगा, JAN, तो जैन पूरा जो है कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है। 3 लेटर कम से कम होने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 3 लेटर ऑफ मंथ जो है वो दिए रहना चाहिए एब्रीविएशन में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉर प्रोडक्ट विथ सेल्फ लाइफ ऑफ मोर देन 3 मंथ द DDMMYY फॉर्मेट में ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। जो 3 मंथ से ज्यादा वाले प्रोडक्ट हैं उसमें भी DDMMYY फॉर्मेट यूज हो सकता है, लेकिन 3 मंथ से कम वाले और 3 मंथ तक वाले में तो मैंडेटरी है। ये समझ आया। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आगे दी हुई है रेगुलेशंस में, मतलब वो 17 नंबर का पेज था जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ये 23 नंबर का पेज है, जो साथ में रीड कर रहा होगा रेगुलेशन उसके लिए है ये, ठीक है। तो इन केस ऑफ फूड विथ सेल्फ लाइफ ऑफ नॉट मोर देन 7 डेज, देखो ऐसे फूड प्रोडक्ट जिसकी सेल्फ लाइफ 7 डेज है या 7 डेज से कम है, तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर may not be required to be mentioned on the label of package food articles, but expiry और use by date लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये बात थी। भी फूड प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशन देना भी इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। अगर उसकी वैलिडिटी और एक्सपायरी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको कैसा स्टोर किया गया है। जैसे कि मान लो कि कोई फ्रोजन फ्रूट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेशन में स्टोर करेंगे तभी वो ठीक रहेगा, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, जो भी वैलिडिटी है उस टाइम तक के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन भी देना मैंडेटरी है, ये लिखा हुआ है। और अगर पैकेज को ओपन करने के बाद भी स्टोरेज कंडीशन जो होती है वो देना भी मैंडेटरी है, अगर उस बात पे उसकी एक्सपायरी डिपेंड करती होगी तो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जूस वगैरह के पैकेज में लिखा होता है कि ओपन करने के बाद 1 दिन में ही कंज्यूम कर ले या 1 मंथ के अंदर ही कंज्यूम कर ले, तो वो उसकी स्टोरेज कंडीशन है कि उस टाइम के बाद वो खराब हो जाएगा। अब देखो किस किस केस में एक्सपायरी डेट देना मैंडेटरी नहीं है। तो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के केस में, अगर वो कटे हुए हैं फ्रूट और वेजिटेबल, ठीक है, कट हैं और उसके बाद पैक्ड हैं, तो उस केस में तो आपको एक्सपायरी देनी होगी। लेकिन अगर वो कटे हुए नहीं हैं, एज इट इज हैं, तो आपको एक्सपायरी देने की जरूरत नहीं है। वाइन के केस में और एल्कोहलिक बीवरेज जिसकी 10% से ज़्यादा एल्कोहल जिसमें प्रेजेंट हो, उस केस में एक्सपायरी डेट देना जरूरी नहीं है। विनेगर के केस में, शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी के केस में, फूड ग्रेड सॉल्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज इसके केस में, सॉलिड शुगर के केस में, च्युइंगम के केस में और बबल गम के केस में, ठीक है। जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग और एक्सपायरी यूज बाय सेल बी ग्रुप्ड टुगेदर। कभी भी आपने देखा होगा फूड पैकेज में मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट
और उसका प्राइस साथ में ही दिया होता है लगभग लगभग, है ना? तो ये यही बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट एक साथ दी होनी चाहिए, ठीक है? डेट एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन द पैक्ड मील सर्व्ड इन एयरलाइंस, रेलवेज एंड मोबाइल केटरिंग यूनिट्स, ठीक है? याद रखना कि एयरलाइंस और रेलवेज में जो फूड आपको मिलता है उसमें आपको डेट एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर भी लिखा रहेगा, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर भी लिखा रहेगा। और नेक्स्ट, लेबलिंग ऑफ इम्पोर्टेड फूड। इम्पोर्टेड फूड का जो लेबलिंग है वो इम्पोर्ट रेगुलेशन में जैसे दी हुई है उस हिसाब से होगी, वो आप जब ये रेगुलेशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बाकी नॉर्मल चीजें तो दी ही रहेगी जो दी हुई है। कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इम्पोर्टेड फूड, हाँ इम्पोर्टेड फूड में कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना जरूरी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन द लेबल ऑफ फूड इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। देखो इसमें एक कंडीशन है कंट्री ऑफ ओरिजिन वाले केस में, अगर कोई फूड प्रोडक्ट का की प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, दूसरी कंट्री में, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन दूसरा है, फिर उसके बाद उस रॉ मटेरियल को लाए और उसके बाद प्रोसेसिंग हुई दूसरी कंट्री में। अब वो प्रोसेसिंग के बाद उस फूड प्रोडक्ट का जो एचएस कोड है वो चेंज हो गया, मतलब जो रॉ मटेरियल का एचएस कोड था वो दूसरा था और उसके बाद जो प्रोसेस्ड फूड है उसका एचएस कोड दूसरा है, ठीक है? तो उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या मानी जाएगी? जो सेकंड कंट्री है वो मानी जाएगी, ठीक है? समझ आ गया होगा। रॉ मटेरियल वाला जो एचएस कोड है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं कहलाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या कहलाएगा? जहां प्रोसेस होके जो एचएस कोड एप्लीकेबल हुआ वो होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन। एचएस कोड मतलब हार्मोनाइज सिस्टम कोड है, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और मेंटेन किया जाता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है? देखो हर फूड कमोडिटी का एक एचएस कोड है, जैसे कि राइस का एक एचएस कोड है जो कि एप्लीकेबल इंडिया में भी है और बाहर भी है, ठीक है? तो ये कोड इसीलिए दिए जाते हैं ताकि इजी हो कमोडिटी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है? बस इसीलिए ये कोड दिए जाते हैं। HS code is used by most countries to harmonized commodity description and coding. These are 6-digit codes that are globally harmonized. Every country using the codes will use the same code for their products. ठीक है, सेम कोड रहेगा। जैसे राइस का अगर HS कोड इंडिया में जो है ना वो बाहर भी है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अलावा डेक्लेरेशन फॉर फूड एलर्जी, ठीक है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब फूड एलर्जी क्या है और उसकी इंफॉर्मेशन क्यों देनी पड़ेगी, मैंने किसी वीडियो में एलर्जी के बारे में बताई हूँ। देखो कुछ फूड होते हैं जिससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि ग्लूटेन से लोगों को एलर्जी होती है। अब ग्लूटेन किस किस में होता है? वीट में होता है, राई में होता है, बार्ले में होता है, ओट्स में होता है, ये सब में होता है, ठीक है? तो ऐसे फूड प्रोडक्ट में क्या होता है? एलर्जन इंफॉर्मेशन देना होता है कि कंटेन्स वीट, कंटेन्स राइस, कंटेन्स बार्ले और उसके बाद मे कॉज एलर्जी, ऐसा लिखना होता है, ठीक है? और अगर वीट बेस्ड ग्लूकोज सिरप है इंक्लूडिंग डेक्सट्रोज, तो उस केस में एलर्जन इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्ट वाला केस है, ठीक है? अगर ये प्रोडक्ट होल है तो उस केस में आपको एलर्जन इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। किसी फूड प्रोडक्ट में ये सब यूज हुआ है तो भी एलर्जन इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन जब ग्लूकोज सिरप है वीट बेस्ड तो उसमें एलर्जन इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा। वीट बेस्ड माल्टोडेक्सट्रीन है तो उसमें भी एलर्जन इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा। ग्लूकोज सिरप बेस्ड ऑन बार्ले, इसमें भी एलर्जन इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा। सीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक डिस्टिलेट्स, ठीक है, एल्कोहलिक ब्यूरेज बनाने में भी अगर सीरियल यूज हुए हैं तो उस केस में भी आपको एलर्जन इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो ग्लूटेन होता है वो 20 mg पर kg से ज़्यादा नहीं होता। The products thereof provided these ingredients have been assessed as safe and gluten shall not be more than 20 mg per kg, ठीक है?
क्योंकि ग्लूटेन कंटेंट उसमें 20 mg/kg से कम है, इसीलिए वो सेफ है। अब जो उसके अलावा क्रस्टेशियंस में भी आपको एलर्जी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी देना पड़ता है, एग एंड एग प्रोडक्ट में भी देना पड़ता है, फिश और फिश प्रोडक्ट में भी, ठीक है। पीनट और ट्री नट में भी, एलमंड, वॉलनट, पिस्ताचियो, कैसेव नट, इनसे भी लोगों को एलर्जी होती है, कुछ कुछ लोगों को सोयाबीन से होती है। और सल्फाइड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 mg/kg और मोर, ये क्वेश्चन बन सकता है, मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन बनेगा। अगर सल्फाइड का कंसंट्रेशन जो है वो 10 mg/kg से ज़्यादा है, ठीक है, और या तो इतना है, तो भी उसमें लिखना पड़ेगा कि कंटेन सल्फाइड और मे कॉज एलर्जी। नेक्स्ट, एवरी पैकेज ऑफ फूड मटेरियल सोल्ड इन रिटेल बट विच इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे कि पूजा वाटर, घी, ये सब है, तो उसमें ये वाला सिंबल होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या होता है, जो कि द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी गिवन ऑन द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल ऑफ द पैकेज। जो इंफॉर्मेशन इस रेगुलेशन में बताई गई है वो किस में दी जानी चाहिए, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल में दी जानी चाहिए ऑफ पैकेज और कंटेनर। थोड़ा सा बीच का पोर्शन मैंने छोड़ दिया है रेगुलेशंस का, उसमें ये लोगो वगैरह दिए हुए हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और फूड एडिटिव के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि कैसे उसकी लेबलिंग करना है, ठीक है। ये सब, और नॉन रिटेल कंटेनर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, ये सब था, और प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का साइज क्या होगा, ये सब था। जो नॉन रिटेल कंटेनर्स होते हैं उसमें एक स्टेटमेंट जो है मैंडेटरी, वो ये है कि नॉन रिटेल कंटेनर या तो ये लिखा हो, या तो ये लिखा हो नॉन रिटेल कंटेनर नॉट फॉर डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन लगभग लगभग सेम है, और आप इसको पढ़ लेना खुद से, ठीक है। वैसे इससे अगर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं तो मैं क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। जो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस पुट कर दूंगी। थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा था, अब हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, और ये वाले जो डेक्लेरेशंस है ना, ये आप याद रखना, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बनेंगे ही, ठीक है। तो कोई भी फूड में अगर फूड एडिटिव या फिर इंग्रेडिएंट ऐसा यूज हुआ है जिसमें 10% से ज्यादा पॉलीऑल्स हैं, तो आपको उसमें डेक्लेरेशन लिखना जरूरी है कि पॉलीऑल्स में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है। पॉलीऑल्स क्या होते हैं, शुगर एल्कोहल्स होते हैं, जैसे स्वीटनर्स वगैरह हैं उसमें होते हैं, ठीक है। 10% और मोर पॉलीडेक्स्ट्रोज हो तो उसमें भी लिखना है कि पॉलीडेक्स्ट्रोज में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है। पॉलीडेक्स्ट्रोज भी शुगर एल्कोहल्स है, ठीक। अगर 10% से ज्यादा किसी फूड में प्रेजेंट है तो यहाँ मतलब फूड एडिटिव हमने यूज की और उसमें पॉलीडेक्स्ट्रोज है, ठीक है। तो पॉलीडेक्स्ट्रोज में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है। पॉलीऑल्स या पॉलीडेक्स्ट्रोज जब यूज होगा एज अ एडिटिव या फिर एज अ इंग्रेडिएंट, ठीक है। एडेड कैफीन है तो उसमें लिखना है कंटेन्स कैफीन। आइसोमाल्टोज तो उसमें लिखना है कंटेन्स आइसोमाल्टोज पर 100 ग्राम, जितना भी है, ठीक है। इतने किलो कैलोरी, अच्छा कैलोरी लिखना है पर 100 ग्राम आइसोमाल्टोज की, ठीक है। और 10% और मोर सॉर्बिटॉल एंड सॉर्बिटॉल सिरप। अगर सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल भी पॉलीऑल्स ही है, मतलब शुगर एल्कोहल्स ही हैं, ठीक है। तो देखो जो पॉलीऑल्स होते हैं, सॉर्बिटॉल हो गया, पॉलीडेक्स्ट्रोज हो गया, ये सब जो है ना, ये हेल्पफुल होते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक ही कोई भी चीज अच्छी होती है, और जब ये सॉर्बिटॉल हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं, पॉलीऑल्स ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। लैक्सेटिव इफेक्ट मतलब ब्लोटिंग, डायरिया, नोजिया और स्टोमक क्रैम्प, ऐसी कंडीशंस, ठीक है। और जब सॉर्बिटॉल, जब हम 10% से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और सॉर्बिटॉल सिरप ज़्यादा यूज़ हो जाती है 10% से ज़्यादा अगर किसी फूड प्रोडक्ट में, ठीक है, एज अ एडिटिव या फिर एज अ इंग्रेडिएंट, तो उस केस में ये डेक्लेरेशन लिखना मैंडेटरी है, ये डेक्लेरेशन देना मैंडेटरी है कि मे हैव लैक्सेटिव इफेक्ट
cause bloating and diarrhea in children and reduce calcium absorption in postmenopausal women. ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंडेटरी है, जो लिखा होना चाहिए। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखी हुई रहेगी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा, उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स लिखी रहेगी। आपने कभी कॉफी का पैकेज देखा होगा, तो कॉफी के पैकेट में कैसा लिखा होता है, कंटेन्स कैफीन, तो और वो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इसीलिए लिखा होता है। ठीक है, पॉलीऑल्स वाले भी आप देख सकते हो कुछ पैकेज, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं ऐसे कोई पैकेज। ठीक है, every package containing the following article of food shall bear the following declaration on the label in rectangular box। अभी जितनी भी हम डेक्लेरेशन पढ़ रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखी होनी चाहिए। जैसे मैदा ट्रीटेड विथ इम्प्रूवर और ब्लीचिंग एजेंट, अगर किसी मैदा में इम्प्रूवर या ब्लीचिंग एजेंट को यूज किए हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर, पहले तो रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, ठीक है, मैदा, ट्रीटेड विथ इम्प्रूवर ब्लीचिंग एजेंट टू बी यूज्ड बाय बेकरी ओनली। अब पता चला कि जो इम्प्रूवर और ब्लीचिंग एजेंट जो है, अगर किसी मैदा में यूज हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सिर्फ बेकरी पर्पस के लिए होता है, वो तुम्हारे कंजप्शन के लिए नहीं है, नॉर्मल कंजप्शन के लिए नहीं है। ठीक है, बेकरी में प्रोसेसिंग के लिए है। ड्राइड ग्लूकोज सिरप कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड एक्सीडिंग 40 ppm, अगर 40 ppm से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है ड्राइड ग्लूकोज सिरप में, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा कि ड्राइड ग्लूकोज सिरप फॉर यूज इन शुगर कन्फेक्शनरी ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर 40 ppm से ज़्यादा ड्राइड ग्लूकोज सिरप है तो आपको उसमें क्या लिखना है, ड्राइड ग्लूकोज सिरप फॉर यूज इन शुगर कन्फेक्शनरी ओनली। ठीक है, fruit squash by whatever name it is sold containing additional sodium और potassium salt। ठीक है, कोई स्क्वैश है, फ्रूट स्क्वैश जो भी नाम का है और वो बेचा जा रहा है, उसमें एडिशनल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, तो उसमें लिखना है कि कंटेन्स एडिशनल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। नेक्स्ट, फ्लेवर इमल्सन एंड फ्लेवर पेस्ट मेंट फॉर यूज इन कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस। कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस के लिए जो फ्लेवर इमल्सन और फ्लेवर पेस्ट सेल हो रहे हैं, तो उस केस में आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये जो फ्लेवर इमल्सन है और फ्लेवर पेस्ट है जो बेचा जा रहा है, वो सिर्फ कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस के लिए है। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट रहेगा, फ्लेवर इमल्सन एंड फ्लेवर पेस्ट फॉर यूज इन कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस ओनली। मतलब सीधी सी बात है कि ये रिटेल सेल के लिए नहीं है। नेक्स्ट, चीज इफ कोटेड पैक्ड इन फूड ग्रेड वैक्सेस, अगर चीज जो है वो कोटेड है फूड ग्रेड वैक्सेस से, तो उसमें लिखा रहेगा कि कोटेड वैक्स टू बी रिमूव्ड बिफोर कंजप्शन। ठीक है, उसके बाद फ्रोजन डिजर्ट है, फ्रोजन कन्फेक्शन है, तो उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो फ्रोजन डिजर्ट है, फ्रोजन कन्फेक्शन है, इज मेड विथ डैश एडिबल ऑयल, मतलब कौन सा वेजिटेबल ऑयल यूज हुआ है उसका नाम लिखना पड़ेगा और कौन सा वेजिटेबल फैट यूज हुआ है उसका नाम लिखना पड़ेगा। आपको ये बात पता है कि सॉल्ट जो है वो आयोडाइजेशन के बाद ही मार्केट में डायरेक्ट कंजप्शन के लिए जाता है। ठीक है, तो अगर कॉमन सॉल्ट है तो उस केस में क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं, कॉमन सॉल्ट फॉर आयोडाइजेशन, आयरन फोर्टिफिकेशन, एनिमल यूज और प्रिजर्वेशन, कॉमन सॉल्ट फॉर प्रिजर्वेशन, नॉट मेंट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। देखो यहाँ पर लिखा है ना, नॉट मेंट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। या फिर कॉमन सॉल्ट फॉर इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स और मेडिसिन और इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, ये इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, और फ्रेश फ्रूट इफ कोटेड विथ वैक्स, तो उसके केस में लिखना है कि कोटेड विथ वैक्स, और कौन सा वैक्स यूज हुआ है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, कार्नोबा वैक्स हुआ है कि कौन सा हुआ है, जो भी। नेक्स्ट, जिलेटिन मेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो इस केस में लिखा रहेगा कि जिलेटिन फूड ग्रेड की जिलेटिन है, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, फिर एवरी पैकेज कंटेनिंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग देयर टू शैल कैरी द वार्निंग। अब क्या हम वार्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, डेक्लेरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहेगी।
जैसे कि पान मसाला के केस में क्या वार्निंग दी रहेगी, तो इसमें रहेगा च्युइंग ऑफ पान मसाला इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है। और फिर उसके बाद वार्निंग स्टेटमेंट कितना एरिया कवर करेगी, तो वार्निंग स्टेटमेंट मस्ट कवर 50% ऑफ फ्रंट ऑफ पैक ऑफ द लेबल, मतलब 50% में तो यही वार्निंग साइन होनी चाहिए, कितनी बड़ी सी साइन रहेगी। आपने कभी देखे होंगे पान मसाला वगैरह का पैकेज, उसमें बहुत बड़े में वार्निंग दी रहती है, नहीं? तो यही दिया हुआ है। ठीक है। सुपारी, सुपारी जो है उसके केस में च्युइंग ऑफ सुपारी इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब हम बात कर रहे हैं स्वीटनर्स की। कौन कौन से स्वीटनर हो गए? एस्पार्टेम हो गया, ठीक है, एसिसल्फेम पोटेशियम, एस्पार्टेम एसिसल्फेम सॉल्ट, सुक्रालोज, सैक्रीन्स और न्यूटेम और स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड और पॉलीऑल्स मार्क्ड एज टेबल टॉप स्वीटनर। ठीक है। ये सब स्वीटनर के केस में लिखा रहेगा कि कंटेन्स, जो भी स्वीटनर है उसका नाम लिख देंगे, कंटेन्स एस्पार्टेम, कंटेन्स एसिसल्फेम, कंटेन्स सुक्रालोज, जो भी है। ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्वीटनर विथ प्योरिटी, प्योरिटी भी लिखना पड़ेगा कि कितनी प्योरिटी है, एंड वेट परसेंट ऑफ मार्कर कंपाउंड। ठीक है। देखो, जो पर्टिकुलर स्वीटनर है ना, उसके केस में अलग अलग स्टेटमेंट रहेगी। पहली स्टेटमेंट तो सब में एप्लीकेबल है कि कंटेन्स, जो भी स्वीटनर है उसका नाम लिख दो, उसके बाद प्योरिटी लिख दो और वेट परसेंट लिख दो। ठीक है। फिर जो सेकंड है वो यहाँ पर सिर्फ एस्पार्टेम के केस में है। ठीक है। तो एस्पार्टेम के केस में क्या लिखेंगे? नॉट रिकमेंडेड फॉर फेनिल कीटोन्यूरिक्स और फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीजर डिसऑर्डर, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन। ठीक है। ये चेंज हुआ है, ये येलो वाला जितना भी है ना वो चेंज होके ये बना है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने येलो कलर का मार्क, ये जो है हाइलाइटर यूज भी नहीं किया है इसी रीजन से। ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच गए अपन। ठीक है। नॉट रिकमेंडेड फॉर फेनिल कीटोन्यूरिक और नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीजर डिसऑर्डर और नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। ये तीनों स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट रहेगा अगर एस्पार्टेम को यूज किया है एज अ स्वीटनर। वहीं पे सेकंड केस होगा कि एसिसल्फेम पोटेशियम का यूज हुआ है एज अ स्वीटनर, तो आपको क्या लिखना है? नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। ये स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है। तो पूरा ऐसा बन जाएगा, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे बन जाएगा। अब ये देखो कि पहला स्टेटमेंट सब में एप्लीकेबल है, फिर उसके बाद कंडीशंस है कि जो भी स्वीटनर यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे। वहीं पे अगर स्वीटनर कौन सी है, एस्पार्टेम और एसिसल्फेम पोटेशियम दोनों का ही यूज हुआ है, तो क्या स्टेटमेंट रहेगा? नॉट रिकमेंडेड फॉर फेनिल कीटोन्यूरिक्स, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक वीमेन। ठीक है। ये सब के लिए नॉट रिकमेंडेड लिखा रहेगा। और अगर सैक्रीन यूज हुई है तो यहाँ पर सिर्फ यही लिखा रहेगा कि नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। ठीक। और पॉलीऑल्स को यूज हुआ है स्वीटनर के जैसे, तो इसमें लिखा रहेगा पॉलीऑल्स में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट। ठीक है। और अगर स्वीटनर के जैसे जो हमने क्या यूज किया है, मतलब स्वीटनर का केस है जब सॉर्बिटॉल है स्वीटनर, ठीक है, या फिर सॉर्बिटॉल सिरप है, तो उसमें लिखना है कि मे हैव लैक्सेटिव इफेक्ट, कॉज ब्लोटिंग एंड डायरिया इन चिल्ड्रन, रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन। ठीक है। अभी जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़े वो स्टेटमेंट्स किसमें दी थी? पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट था, मतलब वो पर्टिकुलर स्वीटनर के पैकेज थे या फिर वो पर्टिकुलर पान मसाला का पैकेज था, ठीक है, या सुपारी का पैकेज था। इसके पहले वाला हमने इस हिसाब से पढ़े कि ये इनके खुद के पैकेज थे इंडिविजुअल।
स्वीटनर का पैकेज था या फिर पान मसाला का या सुपारी का। अब अगर यही जो है स्वीटनर्स जो हो गई उसको एडिटिव्स की तरह यूज हुआ है और इंग्रेडिएंट की तरह यूज हुआ है, ठीक है, उसका पैकेज नहीं है, जबकि किसी फूड प्रोडक्ट में एज अ इंग्रेडिएंट और एडिटिव यूज किया गया है, तो उसमें भी यही डेक्लेरेशन तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यही एप्लीकेबल रहेगी ऊपर वाली ही, जैसे दिस कंटेन्स जो भी स्वीटनर है, फिर उसके बाद फेनिल कीटोन्यूरिक्स के लिए नहीं है, चिल्ड्रन के लिए नहीं है, जो कि सीजर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं ऐसे चिल्ड्रन के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसके केस में रहेगा, तो एस्पार्टेम के केस में रहेगा, और नॉट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन, ये वाला भी स्टेटमेंट किस लिए रहेगा, एस्पार्टेम के केस में रहेगा। ऐसे ही मैंने जो ऊपर आपको स्टेटमेंट बताई थी वही सेम स्टेटमेंट है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं ये वाला पार्ट, स्किप करते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाना। और ये जो मिक्स वगैरह जो मिक्स रहेंगे ना, दो दो टाइप की स्वीटनर रहेगी, तो दोनों स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहली वाली भी सेकेंड वाली भी, ठीक, इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, आप लोग को बन जाएगा। फिर एवरी पैकेज ऑफ फूड विच इज परमिटेड टू कंटेन नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स, जो भी फूड में ये परमिटेड है कि वो नॉन कैलोरिक स्वीटनर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको साथ में ये भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कंटेन नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स, फिर ठीक है। और एमएसजी का अगर पैकेट है, किसी फूड में एमएसजी यूज हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज हुआ है, तो उसके केस में क्या स्टेटमेंट मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लो, मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है। दिस पैकेज ऑफ जो भी है, किसी का भी पैकेज है, मैगी समझ लो, दिस पैकेज ऑफ मैगी फिर कंटेन्स एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। फिर नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट बिलो 12 मंथ एंड प्रेग्नेंट वीमेन, ये दो लोगों के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ एंड प्रेग्नेंट वीमेन, ये स्टेटमेंट लिखा होना जरूरी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे जब मोनोसोडियम ग्लूटामेट किसी चीज में प्रेजेंट रहेगा, तो ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है मुझे लगता है, ठीक है, ये वाले से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। एवरी कंटेनर ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल सेल बियर द फॉलोइंग लेबल नेमली, जितने भी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल हैं उसमें क्या स्टेटमेंट रहेगी, तो रिफाइंड जो भी नेम ऑफ ऑयल, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, कभी देखे हो तो उसमें लिखा रहता है ना रिफाइंड, ये ऑयल वो ऑयल जो भी है लिखा होता है, यही रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा रहेगा, ठीक है। देखो, जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है और मिनरल वाटर है पैकेज्ड, ठीक है, इन दोनों की जो वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक बोतल होती है उसमें क्या स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है, तो आंसर है क्रश दी बोतल आफ्टर यूज, याला स्टेटमेंट रहेगा, या तो ये रहेगा कि डिस्पोज दी बोतल रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, ये दोनों में से एक स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई भी फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़ प्रोडक्ट है, योगर्ट प्रोडक्ट है, स्पाइस सॉसेस हैं, या फिर सैलेड ड्रेसिंग है, जूस है, नेक्टर्स है, जिसमें प्लांट स्टेनॉल जो है उसको ऐड किया गया है या फिर एडेड प्लांट स्टेनॉल ईस्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या स्टेटमेंट रहेगा, तो ये पूरे स्टेटमेंट रहेंगे, कंटेन्स प्लांट स्टेनॉल ईस्टर्स, जितने भी ग्राम है पर 100 ग्राम वो लिखा रहेगा। उसके बाद पेशेंट्स ऑन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन शुड यूज द प्रोडक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि मे नॉट बी न्यूट्रिशनली अप्रोप्रिएट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, ये तीसरा स्टेटमेंट ये रहेगा। चौथा स्टेटमेंट रहेगा कि कंजप्शन ऑफ मोर देन 3 ग्राम पर डे टोटल ऑफ स्टेरॉल एंड स्टेनॉल्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन देयरफॉर शैल बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ये पूरे स्टेटमेंट लिखे रहेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, किसी फूड प्रोडक्ट में ट्री हेलोस का यूज हुआ है तो उसमें लिखा रहेगा कंटेन्स ट्री हेलोस,
रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। फिर किसी फूड प्रोडक्ट में डेक्स्ट्रीन सॉल्युबल फाइबर का यूज हुआ है तो उसमें लिखा रहेगा कंटेन्स डाइटरी फाइबर डेक्स्ट्रीन। फिर उसके बाद सोर्स लिखा रहेगा सोर्स ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, जो भी सोर्स है। और ये किसके केस में बोला है? बेकरी प्रोडक्ट्स के केस में, जैसे बिस्किट, कुकीज, ये सब के केस में अगर डेक्स्ट्रीन यूज हुआ है, सीरियल, नूडल्स वगैरह, पास्ता वास्ता, इन सब के केस में, तो यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा अगर डेक्स्ट्रीन यूज हुआ है तो, डेक्स्ट्रीन सॉल्युबल फाइबर यूज हुआ है तो। वैसे ही अब किसी में स्टेरॉल, प्लांट स्टेरॉल है, एडेड प्लांट स्टेरॉल है, ठीक है, तो उस केस में भी ये सब प्रोडक्ट हैं, इसमें अगर एडेड प्लांट स्टेरॉल है तो क्या स्टेटमेंट लिखा रहेगा? तो सेम स्टेटमेंट रहेगा जो हमने स्टेनॉल के केस में पढ़े थे, ठीक है। सेम स्टेटमेंट रहेगा जो हमने स्टेनॉल के केस में पढ़े थे, वही स्टेरॉल के केस में है, तो हम दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट। अब इरेडिएटेड फूड की बात हो गई, बताते हैं मतलब इरेडिएटेड फूड होता है तो उसके केस में क्या है। उसके केस में रेड्यूरा लोगो जो है वो मैंडेटरी है। कौन से कलर में? तो ग्रीन कलर में, ठीक है। ये ग्रीन कलर का रेड्यूरा लोगो बना रहेगा उस फूड के पैकेज में। और क्या कैसा रहेगा? ऐसे ही रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहेगा, ग्रीन कलर का लोगो रहेगा और लिखा रहेगा प्रोसेस्ड बाय रेडिएशन। फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा रहेगा, पर्पस लिखा रहेगा रेडिएशन प्रोसेसिंग का। फिर लाइसेंस नंबर, ऑपरेटिंग लाइसेंस नंबर, बैच आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब रहेगा और डेट ऑफ प्रोसेसिंग लिखी रहेगी। इसी तरीके से फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लेबलिंग ऑफ एडिबल ऑयल। अगर एडिबल ऑयल की लेबलिंग करते हैं तो देखो कोई भी इस तरीके के टर्म यूज नहीं होंगे, सुपर रिफाइंड, एक्स्ट्रा रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, डबल रिफाइंड, अल्ट्रा रिफाइंड और बहुत ज़्यादा रिफाइंड, इस टाइप के कोई टर्म यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द पैकेज लेबल और एडवर्टीजमेंट ऑफ एडिबल ऑयल, edible refined vegetable oil and fat shall not use any exaggerated expression, ठीक है, यही बोला जा रहा है। फिर एवरी पैकेज ऑफ वनस्पति मेड फ्रॉम मोर देन 30% ऑफ राइस ब्रैन ऑयल। अगर कोई पैकेज है वनस्पति का, ठीक है, जिसमें मोर देन 30% राइस ब्रैन ऑयल है, ठीक है, तो सेल बियर फॉलोइंग लेबल। क्या लेबल रहेगा? दिस पैकेज ऑफ वनस्पति इज मेड फ्रॉम मोर देन 30% राइस ब्रैन ऑयल बाय वेट, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। फिर इन केस ऑफ राइस ब्रैन ऑयल विच इज फिजिकली रिफाइंड is used as one of the ingredient in vanaspati, it shall be declared in the ingredient list on the label as physically refined rice bran oil, ठीक है। अगर इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, राइस ब्रैन ऑयल जो है एज ए इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वनस्पति में, ठीक है, तो उसके केस में ऐसा लिखा रहेगा और वो फिजिकली रिफाइंड है तो ये स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। फिर एवरी पैकेज कंटेनिंग एनेटो कलर इन वेजिटेबल ऑयल्स शैल बियर फॉलोइंग लेबल। क्या रहेगा? कंटेन्स एनेटो कलर। फिर मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल में लिखा रहेगा नेम एंड नेचर ऑफ एडिबल ऑयल, जितना परसेंट है वो दोनों लिखा रहेगा। एवरी पैकेज कंटेनिंग एन एडमिक्सचर ऑफ एडिबल ऑयल सेल कैरी फॉलोइंग लेबल डेक्लेरेशन इन बोल्ड कैपिटल लेटर। देखो बोल्ड कैपिटल लेटर इमीडिएटली बिलो इट्स ब्रांड नेम, ब्रांड नेम के नीचे ही लिखा रहेगा, ट्रेड नेम के नीचे लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, अगर बनेगा तो सही तो है, ठीक है। मल्टी मल्टी सोर्स वेजिटेबल ऑयल है और कहाँ लिखा रहेगा? ब्रांड नेम के जस्ट नीचे, ठीक है, और उसके बाद बोल्ड और कैपिटल लेटर में रहेगा, बोल्ड और कैपिटल लेटर में रहेगा। और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा, मेरी बोलने का पावर चेंज हो रहा है, ठीक है।
अब इसमें जो लेटर का साइज वगैरह दिया हुआ है, बोल्ड में कितना साइज रहेगा फॉन्ट का, ये सब दिया हुआ है, ये आप खुद से देख लेना। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट लिखी रहेगी, ठीक है, वो ये रहेगी कि नॉट टू बी सोल्ड लूज। ठीक, आगे बढ़ते हैं कॉफ़ी चिकोरी मिक्सचर पे। तो अगर कॉफ़ी और चिकोरी का मिक्सचर है तो उसमें क्या डेक्लेरेशन रहेगा? कॉफ़ी ब्लेंडेड विथ चिकोरी, फिर उसके बाद लिखा रहेगा दिस मिक्सचर कंटेन्स कॉफ़ी कितने परसेंट, फिर चिकोरी जितने परसेंट है वो लिख देंगे। फिर वैसे ही इंस्टेंट कॉफ़ी चिकोरी मिक्सचर रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा इंस्टेंट कॉफ़ी चिकोरी मिक्सचर मेड फ्रॉम ब्लेंड्स ऑफ कॉफ़ी एंड चिकोरी, फिर उसके बाद परसेंटेज लिख देंगे दोनों के। ठीक, अब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा ऑल मिल्क पाउडर्स, स्किम मिल्क पाउडर्स, कंडेंस मिल्क, ठीक है, और सिमिलर प्रोडक्ट, जो कंडेंस्ड वाले हो गए, स्वीटेंड हो गए कंडेंस्ड वाले, और स्किम मिल्क पाउडर हो गया और मिल्क पाउडर हो गए जितने भी टाइप के, विच कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है इनटू लिक्विड मिल्क। उसमें क्या डेक्लेरेशन रहेगी? तो नॉट टू बी सोल्ड, नॉट टू बी यूज्ड फॉर इन्फेंट बिलो 6 मंथ, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है, इन्फेंट्स के लिए यूज में नहीं आएगा। कौन सा? मिल्क पाउडर की बात कर रहे हैं या फिर स्किम मिल्क पाउडर की बात कर रहे हैं और कंडेंस्ड मिल्क की बात कर रहे हैं, ये सब के मिल्क पाउडर वगैरह में लिखा रहेगा नॉट टू बी यूज फॉर इन्फेंट्स बिलो 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ से नीचे वाले इन्फेंट्स के लिए ये नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। लेबलिंग प्रोहिबिशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, लेबलिंग प्रोहिबिशंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, चाहे वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे वो पैकेज मिनरल वाटर हो, इन दोनों के केस में ही कोई हेल्थ क्लेम नहीं दिया जा सकता, कोई मेडिसिनल इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं दिया जा सकता। नो क्लेम कंसर्निंग मेडिसिनल effects shall be made in respect of properties of the product covered by standards, ठीक है, ना ही प्रिवेंटेटिव ना ही क्यूरेटिव किसी भी टाइप का मेडिसिनल क्लेम नहीं दिया जाएगा और हेल्थ क्लेम नहीं दिया जाएगा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की लेबलिंग में। दूसरी बात कि कोई भी लोकेलिटी से रिलेटेड और स्पेसिफिक प्लेस से रिलेटेड ट्रेड नेम नहीं रखा जा सकता, जैसे हिमालय वाटर इस टाइप का ट्रेड नेम नहीं रखा जा सकता जो कि डिसेप्टिव है, ठीक है, जब तक वो पैकेज्ड वाटर उसी प्लेस से कलेक्ट ना किया गया हो, ठीक है, किसी प्लेस से किसी लोकेलिटी से कलेक्ट किया गया है तो उस तरीके का ट्रेड नेम रखा जा सकता है, लेकिन बाकी केस में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसा कोई पिक्चर यूज नहीं होगा उसकी मार्केटिंग में जो डिसेप्टिव हो और कंफ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है। ये 3 लेबलिंग रिक्वायरमेंट है ड्रिंकिंग वाटर की। बाकी आपको पता है ड्रिंकिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो BIS के अंदर आता है, ठीक है, उसमें ISI मार्क लगता है, ठीक है, ISI मार्क लगता है। लेबलिंग फॉर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, अच्छा, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट में आप ग्लूटेन फ्री ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और आपको पता है अभी मैंने बताई थी 20 mg पर kg से कम अगर ग्लूटेन होता है किसी प्रोडक्ट में तो भी उसमें ग्लूटेन फ्री का क्लेम लग सकता है, ठीक है। अच्छा, BIS सर्टिफिकेशन मार्क और ISI सर्टिफिकेशन मार्क मैंडेटरी है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज मिनरल वाटर के बोतल में। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल जो रेगुलेशन है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है उसमें 20 mg पर kg से अगर कम ग्लूटेन है किसी प्रोडक्ट में तो उसको ग्लूटेन फ्री लिखा जा सकता है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लेबलिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ब्रेड पढ़ेंगे। तो जितने भी टाइप की ब्रेड है तो उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? अगर वो होल व्हीट ब्रेड है तो उसमें आप लिख सकते हो होल व्हीट फ्लावर उसमें यूज हुआ है इंग्रेडिएंट आटा,
और उसमें मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, तो होल व्हीट फ्लावर शुड बी एटलीस्ट 75%। ठीक है, जो आटा है होल व्हीट फ्लावर वो एटलीस्ट 75% होना चाहिए, तभी आप उसको होल व्हीट ब्रेड बोल सकते हो। और व्हीट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड कब बोलेंगे, जब होल व्हीट फ्लावर जो है, आटा जो है वो 50% हो। वाइट ब्रेड कब बोलेंगे, जब रिफाइंड व्हीट फ्लावर हो, मैदा का यूज किया गया हो। ठीक है, और मल्टीग्रेन ब्रेड कब बोलेंगे, जब मिनिमम 20% दूसरे ग्रेन्स होंगे अदर देन व्हीट। ठीक है, और वो भी ग्रेन्स जो हैं वो परमिटेड होना चाहिए, जो परमिटेड नहीं है वाले ग्रेन यूज नहीं होना चाहिए मल्टीग्रेन में। ठीक है, और स्पेशलिटी ब्रेड में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होना चाहिए। मिल्क ब्रेड में क्या होगा, मिल्क सॉलिड रहेंगे 6%, हनी ब्रेड में हनी रहेगा 5%, चीज ब्रेड में चीज रहेगा 10%, ओटमील ब्रेड में ओट्स रहेंगे 15%, और क्रैक्ड व्हीट और दलिया ब्रेड में क्या होगा, दलिया रहेगा 15%। नेक्स्ट, हाँ, ब्रेड विथ व्हीट जर्म, अगर ऐसा लिखा है तो 2% व्हीट जर्म होना चाहिए उसमें। एग ब्रेड में एडिबल होल एग सॉलिड्स होना चाहिए 1.5%। ऐसे ही आप बाकी सब पढ़ लो खुद से। ब्राउन ब्रेड में एडिबल ब्राउन कितना होना चाहिए, 5%। ठीक है, और प्रोटीन एनरिच्ड ब्रेड में क्या होगा, एडिबल प्रोटीन रहेगा 15%। ठीक है, प्रोटीन एनरिच्ड ब्रेड में एडिबल प्रोटीन 15% रहेगा, याद रखो। ठीक है, फिर गार्लिक ब्रेड में गार्लिक और ऑरिगेनो वगैरह रहेगा 2%, और ब्रेड विथ सीड्स वाले में जो फ्लैक्स सीड हो गया, सीसमे सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, ये 5% रहेंगे। तभी आप ऐसा अब बोल सकते हो कि ये ब्रेड ऐसी है, मतलब जो ब्रेड का नाम है उस हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट इज ऑन 100 ग्राम फ्लावर बेसिस। ठीक है, यहाँ पर हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन खत्म होता है, और हम पूरा रेगुलेशन कवर कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो। थैंक यू ऑल। और कमेंट करना आपको जो टॉपिक्स समझने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक्स कवर करूँ। ठीक है।